अभी ट्रम्प की एक स्टेटमेंट जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीट चल रही थी डावोस स्विट्जरलैंड में, और डब्ल्यूईएफ का फॉर्मेशन हुआ था 1971 में। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का? ठीक है, मतलब जो भी पैसा कमाएंगे वो फर्दर किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगा देंगे जिससे सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट होता है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब जब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए ट्रम्प से, जैसे इनके ऊपर अभी कुछ डेट भी है 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर के पास में जो पहुंच रहे हैं, देन इन्फ्लेशन के ऊपर पूछा क्वेश्चन कि आपकी कंट्री में तो इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ रही है। बाकी आपको पता ही है यूएस में बड़े सारे टैक्सेस भी लिए जाते हैं, तो टैक्स ही पे करता रह जाता है इंसान। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे पर इन्होंने इग्नोर कर दिया उनको सक्सेसफुली। जो मेन इनके हाइलाइट्स थे, इन्होंने बोला कि यूएस के बिना ना जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चल भी नहीं सकता। मतलब बहुत सी कंट्रीज हैं वो रन ही नहीं कर पाएंगी अगर यूएस उनकी हेल्प नहीं करेगा। तो वो जो पूछा था लास्ट में कि 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का आपके ऊपर डेट है, वो लास्ट में देखते हैं, पहले बाकी हाइलाइट्स देख लो। सबसे पहले तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है मैक्रॉन, उनका मजाक उड़ाया इन्होंने। ये आउटकम्स निकल के आई जो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे। नंबर 1 तो ये बोलते हैं कि ब्यूटीफुल सनग्लासेस पहने हुए थे स्पीच के टाइम पे भी, तो उन आंखों को क्या हुआ? मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने रुला दी है फ्रांस को। और टैरिफ वगैरह भी आपने पढ़े थे, 10% के टैरिफ्स एंड ऑल। तो एक स्टेटमेंट ये। दूसरा जो हाईलाइट आता है वो हमास को लेके है। हमास आ जाएगा गाजा, जो रिबेलियन ग्रुप्स बन जाते हैं, तो हमास है, जैसे हुदीज आपने पढ़े यमन में। देन हिजबुल्ला कहाँ पे था? लेबनन में है। ठीक है, वैसे हमास आ गई, तो इन्होंने बोला कि अगर मैं बीच में इंटरफेयर ना करता तो हमास अपने वेपन भी साइड में ना करता। तो मतलब ये प्रूफ दे रहे हैं कि हाँ सच में यूएस जो है वर्ल्ड ऑर्डर को सेट करता है और इनके बिना मतलब कोई कंट्री वर्क नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। और तीसरी स्टेटमेंट रशिया और यूक्रेन को लेके है। अब देखो यूक्रेन में मैंने आपको बताया कई बार कि क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए, वो भी यूक्रेन में ठीक ठाक हैं। ये यहाँ पे बोलते हैं रशिया और यूक्रेन को कि अपना पीस डील साइन कर लो, और उससे होगा क्या, दोनों का ही फायदा होगा, ट्रेड वगैरह बूस्ट होगा। और ऊपर आता है आर्कटिक सर्कल, उसके पीछे चाइना भी अब पड़ा हुआ है, जो आपने पोलर सिल्क रूट सुना होगा। नहीं भी सुना है, आज करना है उसको हमने। तो चाइना भी पीछे पड़ा हुआ है, स्टिल वो डेवलपिंग कंट्रीज में ये काउंट करते हैं, बट वो भी भाग रहा है उस रेस के अंदर। तो इनको बोला कि अगर मैं उस टाइम पे प्रेसिडेंट होता, जब ये फाइट इनकी शुरू हुई, तो मैं ये वॉर होने ही नहीं देता। और दूसरी चीज, अभी तक ये डील नहीं साइन कर पा रहे हैं, तो दोनों ही स्टूपिड हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे रिमार्क्स इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीट में बोले हैं। हम न्यूज़पेपर से देखेंगे इसको, बाकी मैंने ये सारा लिख दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, कुछ की आउटकम्स हैं जो 70 मिनट के लेक्चर में, जो इन्होंने लेक्चर दिया, स्पीच दी, उसमें बोली है। नंबर 1 इन्होंने बोला यूएस और यूरोप के ऊपर। यूएस और यूरोपियन यूनियन, कितने मेंबर्स हैं अभी यूरोपियन यूनियन के? 27। यूरोपियन यूनियन के टोटल मेंबर्स आएंगे 27, और इसमें से आपने देखा था 10% टैरिफ्स लगाए थे कुछ कंट्रीज के ऊपर, जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे यूएस को कि जो ग्रीनलैंड है वो इनके पास जाना चाहिए। मतलब एनेक्सेशन ही है एक तरह से। तो सबसे पहले एक कल्चर को बड़ा हाईलाइट करा ट्रंप ने। अब ये कल्चर जो है काफी यूनिक है बिटवीन यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। और ट्रंप ने बोला कि मैं इसे दोबारा से रिवाइव करूंगा, दोबारा से रिकवर करूंगा, और इसे प्रॉपरली मेंटेन करूंगा। बताओ वो कल्चर क्या है? किसी को भी नहीं है पता, यूएस को भी पता नहीं है, सिर्फ ट्रंप को ही पता है, बस उन्होंने बोल दिया। मतलब सिर्फ उन्हीं को पता है ये कल्चर है क्या, तो वो और किसी को नहीं है पता। पूछा उनसे कि क्या कल्चर है, नहीं मैं मेंटेन करूंगा, मैं मेंटेन करके दिखाऊंगा, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया। तो पहली आउटकम बेतुकी सी ये निकल के आएगी, ये पेपर के पर्सपेक्टिव से नहीं है, पर थोड़ा जियो पॉलिटिक्स में अंडरस्टैंडिंग बनाने की ट्राई करो। नंबर 2 जो स्टेटमेंट जाती है वो आ गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रम्प बोले कि डेनमार्क कभी भी मेरे लिए ग्रेटफुल नहीं हुआ, मतलब मेरे यहाँ पे यूएस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को लेके कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ग्रीनलैंड की प्रोटेक्शन करी थी यूएस ने, और आज तक कभी थैंक यू भी नहीं बोला गया डेनमार्क से कि आपने हमें प्रोटेक्ट करा था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। और दूसरी स्टेटमेंट डेनमार्क को ही लेके नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कि डेनमार्क की हैवी डिपेंडेंसी है नाटो के ऊपर, फिर भी वो ग्रेटफुल नहीं होता। तो दूसरी जो बेतुकी सी आउटकम थी स्पीच में वो यही थी, जो डेनमार्क को लेके इन्होंने शिकंज कसा। तो ये वेस्ट पे आ गया, और यहीं से फिर क्वेश्चन भी पूछा इनसे मॉनरो डॉक्ट्रीन को लेके, जिसका आइडिया चेंज हो चुका है, डॉनरो बना दिया हुआ है इन्होंने, कि वैसे भी वेस्टर्न हेमिस्फेयर और यूरोप जो थे वो पहले ही सेपरेट हो चुके थे, तो मतलब यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर, ये आप नहीं बोल सकते। तो भी इन्होंने थोड़ी ऐसे एक एक कंट्री का नाम लेके बोला। आफ्टर दैट ये हो गया डेनमार्क वाला पार्ट। देन उसके बाद वो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट के अगेंस्ट बोला कि सनग्लासेस लगा के स्पीच दी, क्या हुआ
आंखों को, तो मतलब ये ऐसे बोल रहे थे कि मैंने रुला दिया और वो रो के आए हैं, तो सनग्लासेस पहने हुए हैं। तो ये एक और बेतुकी सी स्टेटमेंट जो ट्रंप के एंड से मिलेगी आपको। आफ्टर दैट एक कंट्री और है, दैट इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को बोला ये घड़ियां बनाते हैं, कौन से वाली, रॉलेक्स। तो बोला कि ब्यूटीफुल वॉचेस बनाते हैं और सारी बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं टुवर्ड यूएस। पर यूएस ने आज तक कुछ नहीं उनसे लिया, मतलब टैरिफ नहीं लगाए, टैरिफ्स की बात करी वहां पे कि जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है यूएस जब भी कोई चीज परचेज करता है। तो बोलता कि मेरे पैसों पे तो ये पल रहे हैं कि इतनी लग्जरियस वॉचेस हम इनसे परचेज कर लेते हैं। फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर कमेंट करा कि हमारी तरफ ये जो अपना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचते हैं, हमने फिर भी कुछ नहीं लिया। चलो ये स्विट्जरलैंड को यहाँ पे इन्होंने अटैक करा। तो मतलब ये क्या शो करने की ट्राई कर रहे हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ द यूरोप की मेजर इकोनॉमीज हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, यूएस के ऊपर। वो जो इनकम जनरेट हो रही है यहाँ पे उनके ऊपर, यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। आफ्टर दैट रशिया और यूक्रेन के ऊपर स्टेटमेंट जड़ी कि दोनों ही डील साइन नहीं कर रहे, दोनों लड़ाई करे जा रहे, दोनों ही स्टूपिड है। तो दोनों के ऊपर ये कमेंट इन्होंने कहा, लिटरली ये वर्ड बोल दिया स्टूपिड। आफ्टर दैट डावोस में ये मीटिंग हुई और इसी के साथ एक जो कमेंट करा वो मदुरो को लेके था। मदुरो प्रेसिडेंट वेनेजुएला। अब बोला कि देखो इनके अच्छे दिन आ चुके हैं वेनेजुएला के, जैसे इंडिया में बोलते हैं ना अच्छे दिन आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं, ठीक है, वो तो आ ही गए हैं ना, मतलब तो अच्छे दिन आ गए हैं सभी के। तो वैसे ही ट्रंप ने बोला कि इनके गुड डेज आ रहे हैं, मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। और जो इसके अलावा और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके भी अच्छे दिन आएंगे अगर वो यूएस की तरफ आते गए। और ट्रंप का मानना है कि जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो सारी मेरी तरफ को आ रही हैं। तो एक कमेंट ये दिया इन्होंने मदुरो के ऊपर। अब आया सवाल फिर से जो जर्नलिस्ट बैठे हुए थे कि वो भी बता दो थोड़ा, जो डेट आपके ऊपर 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक का हो चुका है उसको आप कैसे रिटर्न करोगे। ट्रंप ने बोला मैं कर लूंगा हैंडल। कैसे, अब सुनना ध्यान से। नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ, वो तो हम भी बोलते हैं पर कर कहाँ पाते हैं ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहला तो यही बोला है इकोनॉमिक ग्रोथ, मेरे से मत पूछना ये ट्रंप ने बोला है। देन एलिमिनेटिंग फ्रॉड एंड एक्सेसिव स्पेंडिंग, फ्रॉड के जितने भी केसेस आते हैं इन्होंने बोला मैं उसको सॉल्व करूंगा। जैसे एक टेरिटरी आती है इनकी मिनेसोटा, तो यहाँ पे यूएस डॉलर 16 बिलियन का कुछ घपला हुआ था, फ्रॉड हुआ था। तो बोला ऐसे जो भी फ्रॉड्स हैं उनको मैं पकड़ूंगा यूएस के अंदर। और जो तीसरी टर्म लिखी है वो है एक्सेसिव स्पेंडिंग। जैसे थोड़े दिन पहले हुआ था कि इंटरनेशनल सोलर लाइंस में से अब्सटेन करना है। उसके साथ ही टोटल 66 ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर यूएस ही रहता है। मतलब नंबर 1 पे आप किसी कंट्री को बोलोगे ना कि कौन सबसे ज्यादा पैसा देता है तो वहां पे नाम आएगा यूएस का। तो बोला वैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से एब्सटेन करेंगे तो वो जो बेतुकी से खर्चे होते हैं यूएस के वो भी रुक जाएंगे। तो ये 3 पैरामीटर्स पे बोला आई थिंक वी आर गोइंग टू बी पेइंग ऑफ डेट। तो ये चीजें इन्होंने बोली कि कैसे हम इकोनॉमी को ठीक करेंगे, वो जो इतना सारा डेट हमारे ऊपर हो रखा है ये 3 स्टेप्स लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तो आपको वही चीज देखनी है, यूएस ने कहीं ना कहीं अपनी हेजेमनी शो करने की ट्राई करी है, खुद को सुपर पावर रिप्रेजेंट करने की ट्राई करी है। किन फैक्टर्स के बेसिस पे बोलता है यूएस खुद को सुपर पावर। ठीक है, नंबर 1 आ जाता है कि वाई यूएस इज सुपर पावर। नंबर 1 आता है डिफेंस, बनाते भी हैं। सबसे ज्यादा स्पेंडिंग सिपरी में आप देखोगे यूएस ने ही करी होगी। और ये चाहते हैं कि कंट्रीज लड़ती रहे आपस में क्योंकि इनका बिजनेस है वेपन्स का। दूसरी कंट्री को देंगे पहले बोलेंगे हम आपको हेल्प कर रहे हैं, बाद में बिल भी जाएगा, जब वो वॉर कंट्रोल हो जाएगी उसके बाद बिल जाएगा कि इतना खर्चा आया है तुम्हें, वो वेपन फ्री के नहीं थे तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। नंबर 1। और एडवांस टेक्नोलॉजी के जो वेपन्स होंगे वो भी आपको यूएस में ही मिलते हैं। हैंड रेज अगला पॉइंट जो बताएगा। हाँ जी अमृत। एक ज्योग्राफी आपने देखी थी, ज्योग्राफी में भी जो अलास्का वाला पार्ट था पहले रशिया का हुआ करता था, पर जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसी का पार्ट था, तो वो भी गिफ्ट में ले लिया था पैसे देके रशिया को। तो मतलब ज्योग्राफिकल टेरिटरीज के साथ आप कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखोगे। जैसे इंडिया में आप देखते हो बॉर्डर में ही इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं कि हम आगे की सोच ही नहीं पाते, तो इनको वैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसके अलावा इनकी जो लेक्स भी हैं, लेक्स में भी आपको मिनरल्स मिल जाएंगे और ये सी ड्रिलिंग काफी टाइम से कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट कौन बताएगा, हैंड रेस। हाँ जी नीतीश। डॉलर, ठीक है, इनकी इकोनॉमी। डॉलर जो है यहाँ पे आपने DXY इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, जहां पे कुछ मेजर जो करेंसीज होती हैं जैसे येन आ गया, रेमबीबी आ गया, देन स्विस फ्रैंक के बारे में आपने देखा था, पॉन्ड था। तो ये मतलब कुछ करेंसीज हैं जिनके बेसिस पे कौन स्ट्रॉन्ग निकल के आता है, डॉलर। तो ये एक्चुअल में इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो कंट्रोल करते हैं कहीं ना कहीं। हाँ जी नंबर 4 फैक्टर कौन बताएगा। हाँ जी जशन। हाँ, जैसे अभी बोला कि एब्सटेन करूंगा फ्रॉम द मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब जो सबसे ज्यादा फंडिंग भी देता है वो कौन देता है, यूएस ही देता है।
ओके, अगला पॉइंट कौन बताएगा? हैंड रेस। हाँ जी अनिल। ठीक है, वो कल्चर में आ गया, कल्चर आ गया वो, कि जो मूवीज हैं, वेब सीरीज हैं, थ्रू आउट वर्ल्ड चलती हैं, इंग्लिश में नहीं देखनी है, हिंदी में कन्वर्ट कर पाते हो। हाँ जी पारुल। ठीक है, वो थ्योरी में लिखोगे आप, उससे मतलब वो अंदर में वो जो होती है ना एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी, उसमें आ जाएगी मैनिफेस्ट डेस्टिनी, कि खुद को ऐसे मान लिया कि हमें एक डिवाइन मिशन पे भेजा गया है कि एक्सपांशन करनी है, और जो कंट्रीज प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रही हैं अपने रिसोर्सेज को, वो दोबारा से रिवाइव करवाने हैं। साथ में इसमें एक प्रोटेस्टेंट आइडियल्स थे, कि जहां भी जाओगे जो क्रिश्चियनिटी की फॉर्म आती है प्रोटेस्टेंट, उसको स्प्रेड कर सकते हो। हाँ जी नीतीश। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं जो मेगा जाइंट्स हैं वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करके आज बैठी हुई हैं, वो भी आपको यूएस में मिलेगा। इसके अलावा मेगा जाइंट्स के साथ ही आप लिख सकते हो कि पैसा दिखा के यूएस बहुत सारा टैलेंट भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो जो जिसके अंदर कोई टैलेंट है, किसी बिजनेस मॉडल को लेके है, साइंस स्टेम वाली जो आप फील्ड देखते हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, वो भी खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड यूएस। क्यों? बेटर लाइफस्टाइल, ज्यादा पैसा यहाँ पे मिलेगा। और कोई एडिशन किसी को करनी हो, यहाँ पे भी देख लेती हूँ। हाँ न्यूक्लियर, यस। देखो न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले भी इन्होंने बनाया था, तो डेटरेंस नहीं, इन्होंने अटैक करके उसको टेस्ट करा था, जो हिरोशिमा एंड नागासाकी में हुआ था। फिर उसके बाद न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने की बात भी यूएस ही करता है। तो मतलब कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर को सेट कर रहे हैं, बीइंग अ सुपर पावर। यही चीजें इस स्टेटमेंट में झलकती हैं। ऑयल के ऊपर कमेंट कर दिया कि देखो हमने कैप्चरिंग करी, उसके बाद जो कंट्रीज है उनमें अच्छे दिन आ रहे हैं। क्यों? ये स्टेबिलिटी लेके आए हैं, ये इनका मानना है। इवन जब वेनेजुएला का कैप्चर हुआ, तो इन्होंने क्या बोला था कि इतने सारे ऑयल रिजर्व्स होने के बावजूद ये प्रॉपर प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुनिया में इन्होंने क्या दिखाया, किनके पास रिसोर्सेज हैं, पर वो यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं जैसे बाकी यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो मतलब इनकैपेबिलिटी शो कर रहा था ये वेनेजुएला की। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो यूएस है, उनके बिना जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं वो नहीं वर्क करेंगी, ये यूएस को लगता है। तो सुपर पावर अगेन खुद को रिप्रेजेंट करना, वही सारा ये इशू था। और जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर करा था, कौन सा ऑपरेशन था? एब्सोल्यूट रिजॉल्व। यही सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, कौन कौन से हैवी लिफ्टर्स यूज करे थे। C-17 हैवी लिफ्टर का यूज करा था एयरक्राफ्ट। इसके अलावा कौन सी फोर्स गई थी? डेल्टा फोर्स। ठीक है, ये वही लिखा है सारा जो पीछे लिखा हुआ था, ठीक है, जो न्यूज आर्टिकल्स में हमने किया। बस ये आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेगा। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कुछ पॉइंट्स याद रख लेना। हेडक्वार्टर एट डावोस स्विट्जरलैंड, और दूसरा 1971 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी पैसा कमाएंगे फिर वेलफेयर में उसको लगा दिया जाएगा। मतलब ये प्रॉफिट अटेन नहीं करते, पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होती कि जो प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करती है। सैलरीज भी तो देनी होती है जो वहां पे काम कर रहे होते हैं, तो वो तो जाएंगी सैलरीज। उसके अलावा करप्शन के केसेस आपको लगभग सारी ही ऑर्गेनाइजेशन में घूम फिर के मिल जाते हैं। तो चलो एनीवेज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन सी मीटिंग्स होती है? बिजनेस ओरिएंटेड भी होती है। ट्रैक 1.5, ट्रैक 1, दोनों ही तरह के डायलॉग्स होते हैं। जिनको नहीं है पता, 1 में कौन आएंगे? गवर्नमेंट ऑफिशियल। डायलॉग मतलब बातचीत। ट्रैक बता दिया 1, 2, सॉरी 1, 1.5, 1.5 देखो 1.5 है, बीच की सिचुएशन बता रहा है, तो गवर्नमेंट भी आएगी और प्राइवेट भी आएंगे। पर प्राइवेट में भी वही जो हाई फाई होंगे, जैसे अडानी का नाम ले लेते हैं, तो गवर्नमेंट के साथ वो बैठे हुए हैं। छोटे मोटे कंपनी और बिजनेसेस इसमें इंक्लूड नहीं होते। आफ्टर दैट ट्रैक 2 डायलॉग, यहाँ पे सारे आ जाएंगे। अब जो एनजीओ हैं, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एवरीवन इज इंक्लूडेड इन ट्रैक 2। हाँ, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ये ओपन एंडेड होता है। आप अपना बिजनेस जहां पे भी शुरू करना चाहते हो, जो भी आपके पास मॉडल है, किसी कंट्री के साथ शेयर करना चाहते हो, वो सारा इसमें आ जाता है। ट्रैक 2 डायलॉग्स। ओके डन, नेक्स्ट। अच्छा, क्या क्या पर्पज रहता है, तो ये भी ध्यान में रखना। क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कौन सा, अभी अभी मैंने एक सवाल भी पूछा था। नहीं, वो कहां से आ गया इधर? वो तो सिडनी, नहीं नहीं, हेडक्वार्टर नहीं। इंडेक्स कौन सा था? वेरी गुड, जेंडर गैप के ऊपर भी ये फोकस कर रहा है। तो मतलब काफी वास्ट टॉपिक्स के ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मीट्स होती हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना।